अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 11वां बाब शुरू करेंगे, यानी पार्ट 11 हकीम सईद इन जापान का। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हकीम साहब लिखते हैं, नो निहालो, अब कुछ चीबा के बारे में बातचीत हो जाए। ज़रूर तुम गौर कर रहे होगे कि ये चीबा क्या है। कुछ चुबाने की बात है या किसी का फैंसी नाम है। भाई चुबाने की बात तो हो नहीं सकती, इसलिए कि ये जापान के लोग कोई बात चुबा कर नहीं करते, ये हर बात साफ़ करते हैं। अब रही चुबा कर खाने खूने की बात, तो ये जापान के लोग हमारी जितना रात दिन गोश्त चुबाने से परहेज़ करते हैं। हम तो अपनी गाय भैंस और बकरे बकरियाँ हत्ता के ऊँट तक ज़िबा करके खाए चले जा रहे हैं और दूध गैर मुल्कों से मंगवाते हैं, और शर्म के साथ ज़रा गौर नहीं करते कि गैर ज़रूरी तौर पर गोश्त खाना छोड़ दें तो पाकिस्तान में एक बार फिर दूध की नहरें बहने लगें। नौनिहालों और नौजवानों को दूध मिला करे ताकि इनकी सेहत अच्छी हो। चीबा जापान का एक बड़ा सूबा है। यहाँ सूबे को प्रीफेक्चर कहते हैं। तो ये चीबा एक सूबा है। इस सूबे में एक शहर माकाहोरी है जहाँ 4 दिन मैं रहा हूँ। नारेता भी एक शहर है जिसकी सैर करके मैं अभी आया हूँ, और भी बहुत से शहर हैं। माकोहारी एक गांव था और अब भी एक गांव है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि आधा गांव शहर बन गया है। मैं शहर में रह कर आया हूं। ये 21वीं सदी का शहर है। हुकूमत जापान ने माकोहारी को 21वीं सदी का शहर बनाने का फ़ैसला किया है, और नौनिहालो वाकई हैरत अंगेज़ शहर है। इस कॉन्फ्रेंस में 2000 इंसान आकर ऐसे गायब हो जाते हैं कि गोया यहाँ कोई है ही नहीं, सुनसान है। जापान का ये शायद सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस सेंटर है। इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में जदीद तरीन आलात नस्ब हैं। कॉन्फ्रेंस सिस्टम जदीद तरीन है, जो शायद अमेरिका और यूरोप में भी कहीं ना हो। माकोहारी में से इसका नाम है। ये 3-4 नहायत अच्छे और बड़े होटलों के दरमियान है। कहना चाहिए कि एक मुकम्मल कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन किया गया है। हर 1000 कमरों के होटल को नहायत खूबसूरत पुलों के ज़रिए से मिला दिया गया है। होटल से पुल के ज़रिए से कॉन्फ्रेंस सेंटर आते हैं, और एक होटल से दूसरे होटल जाने का रास्ता भी पुलों के ज़रिए से ही है। मैंने दुनिया देखी है, दुनिया के कॉन्फ्रेंस सेंटर देखे हैं, मगर सहूलतों के एतबार से माकोहारी में से अपनी जगह आप है। इस अजीम कॉम्प्लेक्स से मिली हुई एक हैरत अंगेज़ तौर पर वसी नुमाइशगाह है, जो शायद 100 एकड़ ज़मीन को मुहित है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा ढका हुआ एग्जीबिशन सेंटर कहा जा सकता है। मैंने इसे आज देखा। करीब ही एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, एक तैराकी का आलमी मुकाबले का मरकज़ है, खेल के मैदान हैं, गोल्फ के मैदान कम हैं। जापान में ज़मीन कम है, इसलिए गोल्फ कोर्स के बजाय गोल्फ खेलने की तरबियत गाहें बकसरत हैं। जापान के लोग गोल्फ पसंद करते हैं। एक गोल्फ तरबियत गाह देखी, ये बुलंद आहनी जालियों के दरमियान है। एक ही वक्त में 15-20 खिलाड़ी मशक कर सकते हैं। एक मरकज़ पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जंड डालते हैं, 100 गेंदें मिल जाती हैं। अब एक स्विच दबाने से गेंद बाहर आ जाती है, हिट लगाइए, दूसरी गेंद बाहर आ जाती है। इस तरह 100 बार हिट लगाने की मशक हो जाती है। नौनिहालो चीबा प्रीफेक्चर एक शहर नारेता है। इसी के नाम पर नारेता एयरपोर्ट है। मैं आज नारेता शहर में सैर करने चला गया। यहाँ बुलंदो बाला इमारतें नहीं हैं, कदीम अंदाज का शहर है, कदीम अंदाज के बाज़ार हैं। इस शहर में होटल बकसरत हैं। इसकी वजह यह है कि नारेता हवाई मैदान पर इतने जहाज़ दुनिया भर से आते हैं कि उनके अमले को क़याम की जगह दरकार होती है। गैर मुल्की हवाई कंपनियों का अमला इन्हीं होटलों में क़याम करता है। छोटे बड़े हर किस्म के होटल हैं। नारेता के बाज़ारों में आज मैंने बहुत से गैर मुल्की मटर गश्त करते देखे। वो बाज़ारों की सैर कर रहे थे, ख़रीदारियाँ भी कर रहे थे। उनके इत्मीनान की एक जगह ज़्यादातर तो ये है कि जापानी फितरतन सफाई पसंद हैं। इनकी दुकानें, उनके बाज़ार, इनके रेस्टोरेंट सफाई सुथराई और पाकीज़गी का नमूना होते हैं। वो ख़ुद भी साफ़ सुथरे रहते हैं, खुशबुएँ लगाते हैं। छोटे होटलों के अलावा बड़े होटल भी हैं। जापान एयरलाइंस के अपने होटल हैं। मुतअद्दिद जापानी होटलों के दरमियान हॉलीडे इन भी है। मैंने ये महसूस किया कि ये होटल कबाब में हड्डी की तरह हैं। नौनिहालो जापानियों का कदीम मज़हब शिनगन है। दूसरा मज़हब बुद्ध है। नरीता शिनगन का बड़ा मरकज़ है। यहाँ शुनशू जी टेम्पल एक बड़ी इबादतगाह है। 10 मिलियन जापानी हर साल यहाँ आते हैं। ये टेम्पल 940 यानी 940 में तैयार हुआ था। इस टेम्पल का माहौल नहायत खूबसूरत है, सब्ज़ाज़ार है। नारेता पार्क भी नहायत खूबसूरत है। नारेता टूरिस्ट पवेलियन भी है। गर्ज पहाड़ों के दरमियान ये सब कुछ है और खूब है। मैंने देखा कि सैकड़ों पुजारी आज भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम के तमाम मकानात छोटे हैं। एक तो ये कि जापान में
ज़मीन कम है, दूसरे इसलिए कि मिजाजन जापानी महल पसंद नहीं है। हर मकान छोटा है, इस मकान में ज़रूरत की चीज़ें ही होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखना जापानियों को पसंद नहीं है। इनका मिजाज तो ये है कि कोई तोहफ़ा मिले और उनकी ज़रूरत का ना हो तो ये उसे यहाँ तो फेंक देते हैं या फिर उस दुकान पर रख देते हैं जहाँ पुराना माल फ़रोख्त होता है। और हाँ, अगर एक घर में 2 मियाँ बीवी ही हैं तो बस 2 ही कुर्सियाँ होंगी, खाने की मेज़ पर 2 ही गिलास होंगे, 2 ही चाय की प्यालियाँ होंगी। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसे चाय गिलास में मिलेगी। पूरे नारिता शहर में एक ही मकान बड़ा नज़र आया। अगर वक़्त मिल जाता तो इसे भी जाकर देख लेता, मगर ख़ुद मुझे महल नापसंद हैं, इसलिए मैंने महल को नज़रअंदाज कर दिया। नौजवानों, जापान के लोगों का ये नहायत ख़ास मिजाज है कि जब वो दफ्तर में होते हैं तो बस दफ्तर की बात करते हैं, ज़ाती बात करना उन्हें सख्त नापसंद है। ऐसा नहीं हो सकता कि दफ्तर में बेगम साहब का टेलीफोन आ जाए या लॉर्ड साहब बेगम साहबा से गुफ्तगू फरमाएं, भाई मैं तुम्हारी लिपस्टिक का शेड भूल गया हूँ, ज़रा बताना। एक और बात यह है कि जापानी दफ्तर के बाद घर में दफ्तर की बात सख्त नापसंद करते हैं। वो दफ्तर वालों को अपने घर का टेलीफोन नंबर देना पसंद नहीं करते और घर वालों या दोस्तों को अपने दफ्तर का टेलीफोन नंबर नहीं देते। एक पेट्रोल पंप पर जाने का इत्तेफाक हुआ। मोटर कार ठहरते ही चंद बच्चियां भाग कर आईं। एक ने बाहर से मोटर कार को साफ़ करना शुरू कर दिया, दूसरी ने अंदर रेस्ट्रे साफ़ कर दी, तीसरी ने पंप संभाला और पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। एक ने बिल तैयार ला कर दिया। जब मोटर कार रवाना हुई तो चारों खमीदा थीं। ये जापानी दोस्त दिन भर में एहतराम के लिए इतनी बार झुकते हैं कि इनकी कमर तो खासी मजबूत हो जाती होगी। हमारे यहाँ की ख़वातीन की कमरें तो दोहरी हो जाती हैं ऐसा करने से। उन्होंने हाल सुबह आज होटल में बैठा था, काउंटर से कैशियर ने ज़रा आवाज़ दी। कारकुन खतूर फिर कनी बन गई, भाग कर काउंटर तक गई। उसी तरह गुज़श्ता 5 दिन से देख रहा हूँ, ये ड्यूटी पर जो भी होता है वो भागता है, चलता कम है, काम भाग कर करता है। कॉन्फ्रेंस में कोई 100 जापानी ख़वातीन तो ज़रूर थीं कि जो 1000 से ज़्यादा मंदूबीन का रजिस्ट्रेशन कर रही थीं, कॉन्फ्रेंस हॉलों में काम कर रही थीं, काउंटरों पर बैठी थीं, इंफॉर्मेशन डेस्क पर मसरूफ़ थीं। सुबह से रात तक उनसे वास्ता पड़ता था। मैंने किसी एक खातून को थका हुआ नहीं पाया, किसी एक को काम से गाफिल नहीं पाया, किसी एक को बगलें झांकता हुआ नहीं देखा। अपने काम पर ख़ाबी, फ़राइज़ से आशना, सलूक से वाकिफ़, क्या मजाल है कि ज़रा भी तेवरी पर बल आ जाए। मुस्कुराना उनकी आदत और मिजाज है। मुस्कुराता इंसान दिल मोह लेता है, मुस्कुराता इंसान ख़ुद भी खुश रहता है। बसूरते चेहरों से तबीयत कभी खुश नहीं हो सकती। मेरे प्यारे नौनिहालो, सच बोलना इंसान का हुस्न है, सच बोलना सबसे बड़ी अच्छाई है। हाँ, एक बात तुम ज़रूर याद रखना, सच बोलने वाला इंसान हमेशा बहादुर होता है, इसका दिल खौफ से पाक होता है, इसमें बस अल्लाह का खौफ होता है, और जब अल्लाह का खौफ दिल में आ जाता है तो फिर दूसरा कोई खौफ करीब नहीं आता। ऐसा ही इंसान बहादुर और जरी हुआ करता है। अल्लाह ताला के रसूल का लक़ब था सादिक, सच बोलने वाला। दुनिया के सबसे ज़्यादा सादिक इंसान ज़िंदगी में एक बार भी झूठ नहीं बोला। हर इंसान ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं। नौनिहानो, अब कौमों का हाल भी यही है। जिस कौम में सच बोलने की आदत होती है वो ज़रूरतमंद होती है। जिस कौम के अफराद झूठ को आदत बना लें, झूठ बोलने पर कमर बांध लें, वो कौम पूरी बुज़दिल हो जाया करती है। ये तारीख़ की हकीकत है। तुम ज़रा अपने पाकिस्तान को देखो, यहाँ 48 साल से झूठ का बाज़ार गर्म है। ऊपर से नीचे तक हर इंसान झूठ बोलने से घबरा रहा है, इसीलिए सारा पाकिस्तान बुज़दिल होकर रह गया है। सच बोलना इस्लाम है। जापान के लोग सच बोलते हैं, झूठ बोलने वाले शायद इतने होंगे जैसे आटे में नमक। पाकिस्तान में इतने हैं जैसे नमक में आटा। मैं तो ये कहता हूँ कि जापानी बड़े पक्के मुसलमान हैं, इस्लाम के पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने इस सच्ची कौम को अरूज दे दिया है। सच और अरूज हम मैनी हैं। रात बैंक्वेट में खाने को बस इतना मिला था कि दाढ़ भी गर्म ना हुई। ऐसा ही हुआ कि जैसे ऊँट की दाढ़ में ज़ीरा। सुबह उठा तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे, बल्कि ये कहना चाहिए कि जॉगिंग कर रहे थे। भूख ने सताया। मैंने नमाज फ़जर अदा करके बिस्कुटों का डब्बा उठाया। इसमें चंद बिस्किट थे, वो मैंने खाकर ज़रा सा पानी पी लिया। पिस्ते भी ज़रा से खा लिए। अभी बिस्कुटों के 2 डब्बे बाकी हैं। इनमें गेहूं के खालिस भूसी के बने हुए बिस्किट हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। दिल चाहे कि डब्बा खोल लूँ। एक डब्बा और है, उसमें भी मेरी पसंद के बिस्किट हैं, मगर मुझे ख्याल आया कि इनको यहाँ ऐसे ही छोड़ दूँ ताकि मेरे कमरे की देखभाल और सफाई करने वाली खातून को जब ये 2 डब्बे मिलें तो इन औरतों की दावत हो जाए। सभी कहेंगी कि पाकिस्तान के बिस्कुट हैं, इस तरह पाकिस्तान का नाम होगा। मैंने भूखा रह जाना पसंद कर लिया, पाकिस्तान का नाम ज़ुबानों पर लाना पसंद कर लिया। नाश्ता करने इसलिए नहीं गया कि 2000 येन खर्च होंगे, इनको बचा लेना चाहिए, मदीना और हिकमा के काम आएंगे। यह तो मानना पड़ेगा जबकि जापान बहुत महंगी जगह है, मगर यहाँ तनख्वाहें भी ज़्यादा ही हैं। मसलन एक मज़दूर को यहाँ पाकिस्तान के कम से कम 50,000 रुपये महीना मिलता है। यहाँ पाकिस्तान के कम से कम 1 लाख मज़दूर हैं। वो इस तरह यहाँ रहते हैं कि एक कमरे में 3-3, 4-4 रुपया बचाते हैं, अपने घर भेज देते हैं और कल की खुशहाली के लिए जदोजहद करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइंस के ऑफिसर हैं जनाब मोहम्मद सदीक मलक साहिब।
10 बजे मुझे लेने आ गए, उनके साथ हवाई मैदान रवाना हो गया। दिल ये चाह रहा था कि इस माकोहारी और नारिता शहर की गलियों बाज़ारों में ज़रा घूम फिर लूँ, मगर मैं ये बात अतर सिद्दीकी साहब से तो कह सकता था, इनसे कैसे कहूँ, दिल महसूस लिया, खामोश रहा। अल्लाह का करना हुआ कि सिद्दीक साहब हवाई मैदान का रास्ता भूल गए और माकोहारी के बाज़ारों में चक्कर लगाने लगे। मैंने दिल में कहा, अच्छा हुआ रास्ता भूल गए। जब मैं घूम लिया और सिद्दीक साहब परेशान हो गए तो मैंने मशवरा दिया कि आओ ज़रा किसी से मालूम कर लें। वो कार से उतरे। एक साइकिल सवार जापानी ज़रा ठहर गया। अब ज़ुबान का मसला पैदा हो गया। सिद्दीक साहब जापानी बिल्कुल नहीं जानते, जापानी ना अंग्रेज़ी ज़ुबान जानते हैं ना उर्दू। फिर भी इशारों की ज़ुबानों में बातें शुरू हो गईं, मगर रास्ता सिद्दीक साहब मलिक साहब की समझ में नहीं आया। आखिर इस जापानी जवान ने कहा, आइए मेरे पीछे आइए। गलियों गिलारियों में घूमता हुआ वो बड़ी देर बाद हाईवे तक हमें ले आया। इस घूम फिर में मैंने माकोहारी के मकानात का अंदाज़ भी देख लिया। नून हेलो, तुमने देख लिया कि जापान के इस नौजवान ने कितनी मदद की। ये है जापानी मिजाज। मेरा तो दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला इस नौजवान को खुश रखे। माकोहारी शहर कदीम ज़माने का शहर है। छोटे छोटे मकान, यूँ लगा जैसे कि पुराने ढाका में घूम रहा हूँ, मगर नहायत साफ़ सुथरे, गलियाँ साफ़ सुथरी, बाज़ार साफ़ सुथरे। खैर हाईवे पर आ गए। नारिता शहर करीब आ गया। जनाब सिद्दीक मलिक साहब नारिता ही में रहते हैं। खुद ही कहने लगे, नारिता शहर आपको घुमा दूँ। मैंने कहा, आपके मुंह में घी शक्कर, ज़रूर चलिए। मैंने पहले नारिता शहर के बारे में अपने तासुरात लिख ही दिए हैं। नारिता एयरपोर्ट जाते हुए एक मुकाम पर ज़बरदस्त सिक्योरिटी चेक था। इशारा मिला, हमने अपनी कार रोक ली। सिक्योरिटी अफसर ने अदब से सलाम किया, दूसरे ने डिग्गी खोलकर अंदर झांक लिया, फिर झुककर शुक्रिया अदा किया, दूसरे ने फौजी सलाम किया और हम रवाना हो गए। उन्होंने हाल तुमने गौर किया इस अदब एहतराम पर? आखिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी अफसर ऐसे इंसान क्यों नहीं बन सकते? जापान का सिक्योरिटी अफसर अपने फ़राइज़ अंजाम देता है, चेकिंग करता है, मगर वो एहतराम को मलहूज़ रखता है। पाकिस्तान का सिक्योरिटी अफसर हर इंसान को बदमाश समझता है और उससे हाकमाना सलूक करता है। जापान वाला खिदमत करता है, पाकिस्तान वाला हुकूमत करता है। आखिर हम इनको सही तरबियत क्यों नहीं दे सकते? इनको इंसान क्यों नहीं बना सकते? गवर्नरी से हट जाने के बाद एक बार एयरपोर्ट का सिक्योरिटी अमला खुद मुझे जानते हुए मेरे साथ बदतमीज़ी कर चुका है और मैंने मोहब्बत करके उसे सलाम कर लिया। मेरा क्या बिगड़ गया? इन्होंने हालो, ये भी एक पूरी दुनिया है। इस हवाई मैदान का पर्चा तरकीब इस्तेमाल मेरे पास है, बड़ा पचीदा, इसे छोड़ देना चाहिए। मैं तो PIA के दफ्तर में आकर बैठ गया। इस सेहतनामे के ये आखिरी 20 सफ़ात मैंने नारिता एयरपोर्ट पर बैठ कर लिखे हैं। जिस दफ्तर में मैं बैठ गया हूँ, ये जनाब खालिद उस्मान साहब का दफ्तर है। जनाब खालिद उस्मान साहब नाइब हैं। इनसे ऊपर जनाब वसीम बारी साहब हैं। इत्तेफाक है कि आज खालिद साहब भी लाहौर जाने के लिए इसी जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। मैं उनकी खास तवज्जो का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरी हर तरह मदद की है, बड़ी मोहब्बत और खलूस का मुजाहरा किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। कराची से जहाज़ को 11 बजे आ जाना था, मगर ये 1:30 बजे टोक्यो आया है और अब 2:30 बजे के करीब रवाना होगा। ये मुझे रात को ही मालूम हो गया था। मैंने जनाब वसीम बारी मुहतरम से दरख्वास्त कर दी है कि मेरी सादिया बेटी को ज़रा बता दें, ऐसा ना हो कि 11 बजे कराची के हवाई मैदान पर आ जाएं और रात खाली करें। ये जहाज़ तो अब कराची को 4 बजे सुबह पहुंच जाएगा। हवाई जहाज़ में आकर बैठा तो ऐसा लगा कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, हमला जहाज़ ने इस्तकबाल किया। इस इस्तकबाल में खलूस और मोहब्बत बेपाया थी। यही चीज़ मुझे ज़िंदा रखती है कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरी इस कैफियत ही ने तो अरकाइन हुकूमत को मुझसे बरगश्ता कर दिया है। इन्हें तकलीफ यह है कि पाकिस्तान के अवाम हकीम सईद से मोहब्बत करते हैं। हवाई जहाज़ में आकर बैठा तो सख्त भूख। जनाब खालिद उस्मान साहब ने फरमाया था, खाने का पूरा इंतज़ाम है। हमने जहाज़ के देर हो जाने की वजह से अपने जहाज़ के सब मुसाफिरों को खाना खिला दिया है। मैंने तकल्लुफ़ से काम लिया। अब अपने मिजाज के मुताबिक हवाई जहाज़ में खाने को मांगना तो मेरे लिए मुमकिन न था, मगर जहाज़ जब महवे परवाज़ हो गया तो शिद्दत से स्नैक्स का इंतज़ार रहा। आखिरकार खाने को कुछ आ ही गया। जनाब खालिद उस्मान साहब ने हमले से कह दिया था कि मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने जब स्नैक्स देखे तो वो ऐसे ही थे कि जैसे ऊँट की दाढ़ में ज़ीरा। फिर एक दोस्त ने कहा, मैं आपके लिए सैंडविच ला रहा हूँ। दिल में मैंने कहा, अल्लाह आपका भला करे। दूसरी बार ज़रा बड़े स्नैक्स आए। इसमें एक टुकड़ा नहायत शानदार मिठाई का था। किसी तरह यकीन न आया कि ये पाकिस्तान की हो सकती है। बेटी सच बताना, ये मिठाई कहाँ की है? एयर होस्टेस ने कहा कि टोक्यो की है, बेहद नफीस और लजीज। फिर फल लाए। अंगूरों का एक खोशा तो ऐसा था कि भट्टे की डाली। मैंने कहा कि ये भट्टा कैसा है? नहीं जनाब, ये अंगूर हैं जापान के। दाना छोटा था मगर नहायत शीरी, लुत्फ़ आ गया। टोक्यो से हवाई जहाज़ उड़ा। 3 घंटे 35 मिनट प्रवास करके इसने बीजिंग लाकर उतार दिया। इस वक्त मैं सरजमी चीन पर हूँ। मैंने ऐसा महसूस किया कि सरजमी चीन मुझसे इसलिए खुश नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे बेहद शर्मिंदगी है कि मेरे पाकिस्तान की नायत मकरू सियासत ने चीन को पाकिस्तान से नाखुश कर दिया है। और अभी कोई 1 साल हुआ है मेरे वतन के सरदर ग्रामी कदर आली मरतबा जनाब मोहम्मद फ़ारूक खान लगारी साहब चीन तशरीफ़ लाए थे। मैंने इनको नहायत मोहब्बत अखलास मगर सच्चाई के साथ लिखा कि जनाब किस मुँह से चीन तशरीफ़ ले जा रहे हैं? आपकी हुकूमत
तो चीन को नाराज़ कर चुकी है, वो आपका किस दिल से इस्तकबाल करेंगे। मैंने उनको अपनी शोहरा आफाक किताब मेडिसिन इन चाइना भी पेश की थी। मेरी इस किताब का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म चीन ने रावलपिंडी के ऐवान सदर में किया था और बीजिंग में मेरी किताब की रूनुमाई वज़ीर सेहत चीन ने की थी। मुझे यकीन है कि जनाब सदर ने इस किताब को हवाई जहाज़ या अपने ऐवान के किसी कोने में डाल दिया होगा, वरना वज़ीर-ए-आज़म चीन के लिए इससे अच्छा तोहफ़ा क्या कोई और हो सकता था। चीन में पाकिस्तान के सदर के साथ क्या गुजरी, अगर ये लिखूँगा तो दिल दुखाई होगा। मेरा दिल तो पाश पाश हुआ ही था, मैं तो नौनिहालों का दिल क्यों दुखाऊं। मेरे अजीम नौनिहालों नवंबर 1963 में पाकिस्तान से सबसे पहले वफ्द चीन आया था। ये बिल्कुल पहला वफ्द था। इस वक्त चीन और पाकिस्तान के तल्लुकात इस्तवार न थे, इनको इस्तवार करना था। मैंने एक तिबी वफ्द मुरतब किया। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब से मैंने हिदायत ले ली। ये हदायत बिल्कुल सीगर आज़मी थी। अगरचे मेरा ये दौरा तिब के उन्वान पर था, मगर ये दौरा एक नहायत बावक़्क़र सियासी उन्वान का हामिल था। मैंने ये सियासी और सफारती फ़राइज़ बदरजा इंतहा खूबी से अंजाम दिए। 31 दिन चीन में रहा, कई शहरों में गया, हर दिन 1 या 2 तकरीरें करता रहा। मेरे पास 4000 से ज़्यादा अखबारात के तराशे चीन के मुतालिक थे। रातों को मेरी सेक्रेटरी मेडिकल जर्नलिस्ट के नाम से सॉरी रातों को मेरी सेक्रेटरी मेडिकल जर्नलिस्ट के नाम से मेरे साथ थी। खानम डिसिल्वा और मेरी बेटी सादिया इन तराशों से तकरीरें तैयार करती थी। दूसरे दिन मैं जब तकरीर करता था तो ऐसा लगता था कि मैं चीन से खूब वाकिफ़ हूँ। चीनी हैरान हुए थे जब मैंने चीन की तारीख और हत्ता के मंगचौओं में रेशम की सनत के लिए कीड़ा कहाँ से कौन लाया था ये बयान कर दिया। हुकूमत चीन ने मेरा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। ग्रेट हॉल में मेरे एजाज़ में शाइया यकीनन बहुत बड़ा एहतराम था और एजाज़। फिर चीन का दौरा कराया, हर जगह गुज़रा और मेयर साहबान ने खैर मुकद्दम किया। मैंने फैक्ट्रियों और रेलवे प्लेटफार्मों पर चीन पाकिस्तान दोस्ती के नारे लगवा दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने मेरे इस दौरे की जगह जगह की खबरें नहायत एहतमाम के साथ रेडियो वगैरह से नशर कराईं। 1 माह खूब हंगामा रहा। तुमने देखा कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत किस तरह खामोशी के साथ की है। चीन को पाकिस्तान का दोस्त बना दिया। चीन ने पाकिस्तान की ऐसी मदद की है जिसकी कोई मजाल नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं सुरखरू हूँ। चीन के हवाई मैदान पर मैंने शॉपिंग की है। अपनी निवासियों के लिए और सादिया बेटी और फरीदा बेटी के लिए लेडीज़ हैंडबैग खरीदे। उस दुकान में सबसे सस्ती चीज़ें यही मिली। अब हमारा जहाज़ रवानगी के लिए तैयार है। इतने मुसाफिर हैं कि पूरा जहाज़ भर गया, अल्लाह का शुक्र है। जहाज़ के रवाना होने से पहले हमने बाजमत नमाज मगरिब और इशा मिलाकर अदा कर ली। ज़ोहर और असर की नमाज में हवाई जहाज़ में अदा कर चुका था। एक फ़लस्तीनी नौजवान ने पूरी क़ुव्वत के साथ अज़ान दी। पाकिस्तान के एक दोस्त ने नमाज़ पढ़ाई, दिल खुश हो गया। अंदाज़ा यह है कि जहाज़ कराची तक सुबह 2 बजे से पहले नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए मैं जहाज़ में खाना खा लूँगा ताकि कल रोज़ा रख सकूँ। इंशाअल्लाह ताला कल कराची में मरीज़ों की खिदमत करूँगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करने एक नहायत एक इंसानी हुस्न है और ख़ूबी है। मैं हफ़्ते की सुबह टोक्यो गया था, कराची से जुमे की शाम चला था। आज टोक्यो से जुमे की सपहर कराची रवाना हुआ। 8 दिन का ये नहायत मसरूफ़ सफ़र अब ख़त्म होता है। अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले अपनी बेटी सादिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नहायत ज़िम्मेदारी के साथ और नहायत सेहत के साथ आलमी सेहत कॉन्फ्रेंस का और मुतअद्दिद इजलासों के लिए मुझे तमाम फ़ाइल नहायत एहतियात से तैयार करके दिए। इसकी वजह से मेरे जहन का बोझ बहुत कम हो गया। ये सब बड़ा काम था, 1000 सवात का फलंदा था। इन सब को तरतीब देना बड़ा अहम काम था। मैं मोहतरमा ज़ादावानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस काम में सादिया की मदद की। सादिया के अमले के कारकुन मुनीरुद्दीन साहब और फिरोज़ साहब भी शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। दुनिया के तमाम मंदबून का दिली शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया और मुझे इंटरनेशनल यूनियन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन पेरिस और फ्रांस के बोर्ड की आला रुकनीत का एजाज़ बख्शा। पाकिस्तान एयरलाइंस और उसके नहायत मुखलिस अमले का दिली शुक्रिया कि उन्होंने मेरे सफ़र को खुशगवार बनाए रखा। जनाब वसीम बारी, जनाब खालिद उस्मानी साहब, जनाब मोहम्मद सदीक मलिक साहब और जापानी दुख्तर का जो एयरपोर्ट पर हैंडलिंग करती हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची से बैंकॉक, मनीला, टोक्यो तक का अमला और फिर टोक्यो से बीजिंग कराची का सब अमला नहायत मुखलिस रहा। इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। नौनिहाल नानी वतन का शुक्रिया जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं पूरी मोहब्बत के साथ इनके सफ़रनामे लिखता रहा हूँ। अगर ये बेपाए मोहब्बत ना होगी तो ये कोई
36 नौनिहाल सफ़रनामे तैयार ना होते। तो इस तरह ये सफ़रनामे का अख्ताम हो गया। हकीम साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरा ज़िक्र किया उनके पूरे सफ़र का, और फिर उसमें बताया कि चीन जापान ने तरक्की कैसे की। और पाक डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि जो जो उस वक़्त 95 में वो जिन खामियों का जिक्र कर रहे थे वो अभी तक पूरे इंतबाक से कायम व दायम हैं। और हमारे सियासतदान और हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे लगता है कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा है। और झूठ का उन्होंने कितनी खूबसूरती से जिक्र किया कि सच तो इस्लाम का एक अहम हुस्न है। लेकिन आज के लोग जो 2022 में जो लोग अब सियासत में हैं वो कहते हैं कि जी वो सियासतदान ही क्या जो झूठ ना बोले। यू टर्न मास्टर्स और अल्लाह माफ़ करे पता नहीं कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दज्जाली फितनों से महफूज रखे और लोगों को समझ दे कि किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं। एक बंदा जो खुद जो मान रहा है कि वो झूठ बोलता है, वो उसको एटलीस्ट उस झूठे का तो साथ ना दें। बाकी भी बेशक अगर उन्हें कोई भी सही नहीं लगता तो कोई और चुने, कोई नया चुने। ऐसा नहीं कि भाई अब कुछ नहीं बचा तो जो है वो झूठा भी है तो फिर भी हम उसी के साथ चलेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान को कोई हमदर्द और मुखलिस इंसान अता करे जो पाकिस्तान की बागडोर संभाले और इसको तरक्की के रास्तों पर गामजन करे। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी बुक के साथ हाज़िर होऊंगा। अभी ये, और अगर किसी दोस्त को कुछ किसी ऐसी बुक का पता है जो वो चाहता है कि ये उसकी ऑडियो आनी चाहिए बच्चों की रहनुमाई के लिए या नौजवान नस्ल की रहनुमाई के लिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मेंशन करें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उस बुक को भी मैं इसी तरह रीड करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।